आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के माध्यम से आप लगातार जम्मू कश्मीर में सियासत और बुनियादी ख़बरों को 24 घंटों तक आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी और अहम शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में रहेंगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हालिया तंजीमी तब्दीली 9 के बाद तरुण चुग जब जम्मू कश्मीर पहुँचे तो पहले दिन मीटिंगें हुई और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी ज़्यादा लंबी बातें भी चली। इंतखाबात भी हैं, DDC चुनाव भी हैं, लेकिन गुपकार अलायंस ने अपने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी का क्या रणनीति होगा? 370 पे बहुत कुछ पॉलिटिक्स खेली जाती है। कुछ पार्टियां कहती है अब समय आ गया है कि इसको वापस लौटाया जाए, कुछ पार्टियां कहती है कि वक्त की जो घड़ियां हैं उसको सुइयों को वापस नहीं लौटाया जा सकता, जो हो गया सो हो गया। क्या कुछ है? बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी हमारे साथ बात करने के लिए। तरुण जी, शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपके प्रभारी बनने के बाद क्या आपकी इंपॉर्टेंस रही और पहले दिन आपको क्या फीडबैक मिला वर्कर से? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर का प्रभार मिलने के बाद मैं और मेरे साथ मेरे सह प्रभारी हमने इसकी शुरुआत जम्मू से करने की बजाय श्रीनगर से की, कश्मीर से की, क्योंकि कश्मीर हमारी प्रायोरिटी पे इम्पोर्टेंट है। कश्मीर की जनता जो पिछले लगभग 7 दशकों से जिसको लूटा गया है, सताया गया है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, उन लोगों को मिलने के लिए, उन लोगों को सुनने के लिए, उन लोगों को अधिकार देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, 370 का जाना एक नई सुबह की शुरुआत है, जिससे आज यहाँ की महिलाओं को अधिकार मिले हैं, यहाँ के वंचितों को अधिकार मिले हैं, यहाँ के SCs को अधिकार मिले हैं, यहाँ के OBC भाईचारे को अधिकार मिले हैं। और ये लोग काफ़ी समय से यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे और मैं समझता हूँ 370 का जाना कश्मीर को एक मजबूत कश्मीर बनाने के लिए, एक उज्जवल कश्मीर बनाने के लिए बहुत बड़ी पहल है। और 5 अगस्त 2019 से आज आप देखिए 2020 के नवंबर में हम बैठे, एक एक दिन, एक एक पल कश्मीर के लिए अच्छा हुआ है। जहां आम कश्मीरी को हिंसा से मुक्ति मिली है और उस कश्मीरी भाई के लिए तरक्की के नए गेट खुले हैं। अब वो नौकरियों में हो, अपने रोजगार में हो, आगे बढ़ेगा। और कश्मीर अपने आप में एक जन्नत है। जम्मू कश्मीर का अवाम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इस जन्नत को जिन्होंने बर्बाद किया, लोग उनका चेहरा भी समझ पा रहे हैं। और आप देखिए, टूरिज्म जो था यहाँ की सबसे बड़ी ताकत थी, उस ताकत को किसने खत्म किया? टूरिज्म एक ऐसी शक्ति थी जिसकी बदौलत कश्मीर का आम आवाम अपने बच्चों को बढ़िया भोजन, बढ़िया पढ़ाई, आगे चलने का शिक्षा देता था। लेकिन दुर्भाग्य कि जो 60-70 के दशक में पीक पे था, जो भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर एक स्वर्ग के रूप में मशहूर था, वहाँ इन्होंने आग लगा दी, लोगों को रोजगार से पीछे कर दिया। जो क्षेत्र ब्यूटी के लिए मशहूर था वो आतंकवाद के लिए मशहूर हो गया। ये दुर्भाग्य है। तरुण जी, जब आप इसको डिटेल में लेते हैं, उसके बाद हमने देखा कि 4 अगस्त के बाद काफ़ी नेता जो थे बंद रहे, डिटेंशन में रहे और जिस तरह से लगातार गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन नेताओं का क्या रोल रहा, तो सवाल जनता का भी है कि लगातार उमर अब्दुल्ला NDA में मिनिस्टर रहे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रहीं, क्या उस वक्त इन पहलुओं को देखा नहीं गया कि ये चीज़ें जो हैं ये साथ मिक्स नहीं हो पाती? ऐसा है कि हमने बहुत प्रयास किया और आप जो चीफ मिनिस्टर वाली बात करती है, हमारा गठबंधन शर्तों पे था कि अब जम्मू कश्मीर की जनता सरकार चाहती है और सरकार ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी कि सरकार अगर बनानी है, जनता के मैंडेट को समझना है, तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन ये हमने एक मिनिमम मैनिफेस्टो को रखा सामने, कुछ विषय रखे
और केवल विकास के मुद्दों पर हमने समझौता किया। आइडियोलॉजिकली ना हम उनके नज़दीक थे, ना वो हमारे नज़दीक थे। ठीक है, वो एक ऐसा दौर था कि जम्मू कश्मीर का एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाना जरूरी था कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह लोकतंत्र में रसा है, मसा है। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के बीच में कुछ अंतर रहा लीडरशिप में, आवाम को चलाने में? क्योंकि आम परसेप्शन है जम्मू कश्मीर में कि जब तक मुफ्ती साहब था तब तक शायद सब कुछ ठीक ठाक था। ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिन्होंने ये गुपकार बनाया है, ये जो पिछले लगभग 7 दशकों से 2 परिवार जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। आप देखिए अब्दुल्ला एंड सन्स कितनी लंबी चली है। शायद अमर साहब के भी बच्चे तैयार होंगे, अभी उनके मन में भी होगा कि वो राजनीति में नहीं, चीफ मिनिस्टर बने, राजनीति में नहीं आते भाई साहब। माइनस अब्दुल्ला NC 0, माइनस महबूबा PDP 0, क्योंकि ये तो एक ऐसा 7 दशकों से, अगर मैं सही वर्ड्स कहूँ तो ये एक मुफ्ती एंड सन्स और अब्दुल्ला एंड सन्स 2 फर्में बनाकर, 2 कंपनियां बनाकर जम्मू कश्मीर की आम आवाम को लूटा जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब ने भी चुनाव लड़ा, कई चुनाव लड़े, हर चुनाव में उन्होंने मुफ्ती साहब पर आरोप लगाए। मुफ्ती साहब ने चुनाव लड़ा, उन्होंने महबूबा उन पर, अब्दुल्ला साहब पर आरोप लगाए। कभी कार्रवाई हुई? अरबों खरबों रुपए विकास के लिए आए, यहां की जनता ने टैक्स में दिए, वो पैसा कहां गया? आप 60 के दशक का श्रीनगर निकालिए और 60 के दशक का बेंगलोर निकालिए, 60 के दशक का जम्मू निकालिए और 60 के दशक का मुंबई निकालिए। 60 साल में वो कहां पहुंचे हैं? हैदराबाद कहां है और श्रीनगर कहां है? श्रीनगर में पोटेंशियलिटी आप देखिए, श्रीनगर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, उनकी योग्यता पूरा वर्ल्ड मानता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों उसके CEO, डायरेक्टर्स नंबर 1, नंबर 2 पर आपको कश्मीरी मिलेंगे। लेकिन वो कश्मीरी बॉम्बे जाके तो CEO बन रहा है, लेकिन श्रीनगर में वो एक कंपनी भी नहीं बना पा रहा। आपने 7 दशक तक कश्मीर को लूटा, बुरी तरह लूटा, विकास को लूटा है। कश्मीर की सड़कें, कश्मीर का पुल्स, कश्मीर के स्कूल्स, कश्मीर के कॉलेजेस, कश्मीर के मेडिकल कॉलेज, ये भ्रष्टाचार के अड्डे रहे हैं। और दोनों कंपनियां, नोट पार्टीज, दोनों गैंग्स, एक बॉलिंग करता था, एक बैटिंग करता था। कभी बॉलिंग वाला बैटिंग पे आता था, बैटिंग वाला बॉलिंग पे आता था, क्योंकि 2 प्लेयर थे। उनको लगता था कि हमें आपस में मिल के लूटना। जब मैं बैटिंग पे हूं तो मेरे को बैटिंग करने देना, और जब तुम बैटिंग पे आओगे मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन लूटा कौन? लूटा तो कश्मीरी। इस पे वापस आएंगे। बैटिंग का आपने जिक्र किया, तो अपनी पार्टी ने अपना बैट जो है वो निशान रखा है, चुनावी निशान। अपनी पार्टी को आप कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियां हैं जो कि बीजेपी के साथ कुछ मुद्दों पर उसूल रखते हैं, इत्तेफाक करते हैं उन बातों पर। ऐसा है कि सब लोगों को पार्टियां बनाने का अधिकार है। बहुत पार्टियां हैं देश में, जम्मू कश्मीर में भी बहुत पार्टियां हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का एजेंडा तरक्की है, विकास है। जम्मू कश्मीर का एजेंडा शांति है। जम्मू कश्मीर का एजेंडा डल लेक में भरी हुई बोट्स। जम्मू कश्मीर का एजेंडा हर रोज 25-30 फ्लाइट्स टूरिस्ट को लेके आए, एक भी होटल में एक भी कमरा ना मिले, वो है जम्मू कश्मीर का एजेंडा। जम्मू कश्मीर का एजेंडा है यहाँ के नौजवानों को जम्मू कश्मीर में भी रोजगार मिले और पूरे देश में रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर का एजेंडा पत्थर नहीं, लैपटॉप चाहिए। अब AK-47 नहीं, मोबाइल चाहिए। AK-47 नहीं, अब माउस चाहिए, क्लिक माउस चाहिए। अब आपने दिया क्या? मैं पूछना चाहता हूं फारूक साहब, महबूबा जी,
आप आज की डेट में भी कह रहे हैं कि हथियार उठाएंगे, हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। क्यों 7 दशक पीछे ले जाना चाहते हो? क्यों गड़बड़ करना चाहते हो? क्यों यहां के नौजवानों को आग में धकेल रहे हो? आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। पकड़ाई कभी उनके हाथ में पत्थर? अब्दुल्ला साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आपने अमर अब्दुल्ला के हाथ में पत्थर पकड़ाया था लाल चौक में? या अमर जी का बेटा आज पत्थर लेके खड़ा है कहीं पर? अमर अब्दुल्ला का बेटा तो पढ़ रहा होगा विदेश में, महबूबा जी की बेटियां पढ़ रही हैं बाहर, और आम कश्मीरी के हाथ में आप पत्थर, AK-47, 36 इंच का ग्रेनेड दे रहे हो, वेपन्स दे रहे हो। उनको कह रहे हो जिहाद करो, अपने बच्चों को कह रहे हो डॉक्टर बनो। आप तो कोठियों में बैठे हो, उनको झोंपड़ियों में नहीं रहने दे रहे। कब तक चलेगा यह खेल? और इस खेल के पीछे जो लोग हैं, आज कश्मीर की जनता उनको समझ गई। जब वो सत्ता में थे तो उस वक्त वो कह रहे थे कि हुर्रियत के लिए, कि उनके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा जाता है और गरीब बच्चों के लिए तो वो मेन स्ट्रीम पार्टियां इंतखाबात में या हुकूमत में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब गुपकार पे वापस आते हैं। गुपकार में काफ़ी डेवलपमेंट हुई। नहीं, मैं यहाँ कहना चाहता जी, हूँ, बीजेपी का कौन सा नेता है जिसका बेटा बाहर पढ़ने गया है? और हमारे किस नेता ने कहा है कि हथियार उठाओ? हमारे किस नेता ने बच्चों को पत्थर दिए हैं? नहीं, मैं मेन स्ट्रीम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस हुर्रियत के लिए इस्तेमाल करते थे जब हुकूमत में थे। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दशकों से बना कि खुद मौज करो और कश्मीरी को लूटो, और कश्मीरी आम कश्मीरी के बच्चे को जिहाद करने भेज दो, और आप खूब सैर करने चले। करेंगे। तो गुपकार डिक्लेरेशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर इस वक्त वार चल रहा है। अमित शाह जी के उस ट्वीट के बाद उमर अब्दुल्ला का जवाब आया, महबूबा मुफ्ती का जवाब आया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इनको शायद लग रहा था कि पीपल्स अलायंस बायकॉट करेगा और PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर रख के ये लोग स्वीप करेंगे। महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद इसका नाम बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी बीजेपी को, अब इसको गुपकार गैंग के नाम से जाना जाता है। ये तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स है ना इस सारे अलायंस में। ऐसा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अगर चाइना से इस मदद मांगेगा तो उसकी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को आप क्या कहेंगे? मांगी कि नहीं मांगी? मैं उनको कहना चाहता हूं, मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद करें। ये उनके सपनों में जो चीन दिखता है ना, उससे बाहर आए। पाकिस्तान दिखता उनको सपनों में। तो अब्दुल्ला साहब खौफ खाएं। भारत हमारी ये कश्मीर मातृभूमि है, खौफ खाओ। चीन नहीं चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए। कश्मीरी अवाम को आप आज़ादी दो लोकतंत्र की। आपने क्यों बांध के रखा उनको? क्यों नहीं यहाँ पर पंचायती राज आया? नहीं चाहिए था कश्मीरी को? पूरे देश में पंचायती राज है, कश्मीरी को पंचायती राज नहीं देंगे। डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निर्णय लेने की ताकत नहीं देंगे, ब्लॉक पर डिसीजन लेने की ताकत नहीं देंगे। कहाँ पुल बनना है कौन तय करेगा? आम कश्मीरी तय करेगा। और हमने ये आज़ादी, ये लोकतंत्र की ताकत कश्मीर की जनता को नरेंद्र भाई मोदी ने दी, अमित शाह जी ने दी। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं 7 दशक? आप जाइए ना, पूरे भारत में पिछले 3 सालों से 40 सालों से पंचायती राज है। डिसीजन लेते आया गांव का व्यक्ति कि मेरे गांव में क्या विकास होगा। निर्णय लेता है एक डिस्ट्रिक्ट का चुना हुआ व्यक्ति कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या विकास होगा, मेरे ब्लॉक में क्या विकास होगा। क्यों रोक के रखा? क्यों 3 परिवारों के पास ही ताकत चाहिए? और आपने कहा फ्रस्ट्रेशन महबूबा जी के मन में है, फ्रस्ट्रेशन अब्दुल्ला परिवार में है। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि उनकी दुकान बंद हो गई। अब्दुल्ला एंड सन्स, मुफ्ती एंड सन्स बंद है आज, क्योंकि कश्मीर के आम आवाम ने तय किया है उसको अब तरक्की करनी है। कश्मीर के आम आवाम ने तय किया उसको रोड्स चाहिए। कश्मीर के आम आवाम ने कहा उसको पुल चाहिए, उसको पानी चाहिए, पीने का टैप से पानी चाहिए, उसके घर में बिजली चाहिए 24 घंटे 365 दिन, उसके खेत को, फसल को, फल को
प्राइस चाहिए। अब लूटने का खेल बंद हो गया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ध्येय वाक्य है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कल लगभग 50 के करीब ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई है और भी टांगे जाएंगे। जिन लोगों ने गरीब वंचित कश्मीरियों का अधिकार, पैसा, डेवलपमेंट का पैसा खाया, चाहे वो कोई भी हो, उसके हलक से निकालेंगे, हाथ डाल के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये कोई 7 दशकों से लूट की आपने जो योजना बना रखी, कब तक लूटने देंगे? अब आम कश्मीरी तय कर रहा कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। ये आज आम कश्मीरी का एजेंडा है। उसको अपने सेब का, अपने फल का, अपने फूल का प्राइस चाहिए। उसके बच्चों के लिए अच्छी टेक्निक के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए। उसको अच्छी सड़कें चाहिए। आप आज देखिए, एयरपोर्ट से लाल चौक आना हो, अगर जाम मिले तो 2 घंटे लगते हैं। अगर गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली हाईवे बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? क्यों वंचित रखा उनको? अगर हैदराबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में मेट्रो चल सकती तो यहाँ क्यों नहीं चल सकती? यहाँ की जनता को किसने इससे दूर रखा? मैं पूछना चाहता हूँ अब्दुल्ला एंड सन्स एंड मुफ्ती एंड सन्स से, आप 2 काम किए आपने। एक तो आप विकास में बाधा बने और दूसरा लूटा, खुलेआम लूटा। और तीसरा काम, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी एजुकेशंस, बाहर जाके एजुकेशन, और कश्मीर के आम भोले वाले बच्चों के हाथ में AK-47, 36 इंच का ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, और आप शांति की बात करते हैं। दोहरा चेहरा। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होगा जब आप DDC चुनाव की बात करते हैं? ऐसा है कि मेरा यहाँ आपसे एक, आपके माध्यम से कांग्रेस से प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए, देश के मतदाताओं को और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को, कि वो गुपकार में है कि नहीं है। अगर गुपकार में है तो गुपकार डिक्लेरेशन लागू करने वाले लोग जो 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का उस पर स्टैंड क्या है? वो हाथ में तिरंगा ना उठाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वो चाइना, वो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है? और क्या ये गुपकर गैंग का जो स्टैंड है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का स्टैंड है? क्या उन्होंने डिक्टेट किया है? देश की जनता जानना चाहती कि ये छुप छुप के चाइना से राहुल गांधी जी मिलते थे, कि वही चाइना लिंक, अब्दुल्ला चाइना लिंक तो नहीं है? भारत के तिरंगे से, भारत के गान से, राष्ट्रगान से इनको बदबू आती थी, कोई वही महबूबा लिंक तो नहीं है? आज देश की जनता जानना चाहती है। तो क्या आने वाले दिनों में, जिस तरह से आपने करप्शन को लेकर बड़ा कुछ कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे? और मैं कह जी, कोई भी व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का हक खाया है, गरीब का पैसा खाया है, गरीब को भेजा गया डेवलपमेंट का पैसा खाया है, मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब, इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, आप कहां थे? आपकी पार्टी कहां थी? कोरोना का क्रोप चल रहा, आपने कुछ किया? हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है, 80 करोड़ पूरे देश में। हर बहन के अकाउंट में 500 रुपया डाला है। अगर अब्दुल्ला एंड सन्स या मुफ्ती एंड सन्स की सरकार होती तो 500 रुपया दिल्ली से चलता, तो आप बताइए किसी बहन के घर में 500 पहुंच पाता? आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, 500 रुपया दिल्ली से चलता है और 500 रुपया बहन के अकाउंट में पहुंचता है। चाहे वो मेरी बहन बारामूला में बैठी हो, चाहे अनंतनाग के गांव में बैठी हो, चाहे श्रीनगर के शहर में बैठी हो। हमने 3 गैस, रसोई गैस भेजे, 3 के 3 उसके अकाउंट में आया है। हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। इसलिए भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस हमारा वादा नहीं है, हमारा मंत्र है। तो क्या आइंदा इस तरह से चुनावी जलसों में इन बातों को रखा जाएगा? क्योंकि DDC बिल्कुल, हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और उनको कहने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता निकले हैं और कह रहे कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को शांति में लाने के लिए, जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।
तो असेंबली चुनाव के बारे में अभी कोई इस तरह की राय नहीं बन रही है, जिस तरह से डीडीसीज उसके बाद बाय है कि सभी चीज़ें प्रोसेस में, मेरे को लगता है जल्दी वो भी होने वाले हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। जल्दी। लेकिन अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन है। मैं अमर साहब को कहूँगा कि आप ही का बयान था कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं होगी हम चुनाव में नहीं उतरेंगे। हमने नहीं दिया ये बयान, आप ही ने दिया था। क्लैरिटी आपको करनी है, हमें नहीं करनी। हम तो चुनाव में थे, हमें लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है, हमें जम्मू कश्मीर की जनता पर पूरा विश्वास है। तो क्या ये जो मुकाबला अब है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बहाली के लिए भी अच्छा है? सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, स्वागत है, हमने कभी रोका नहीं, वो तो खुद रुक रहे थे। चुनाव होना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए, सब लोगों को लड़ना चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो बीजेपी कितना तैयार है, खासकर कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लगी है और 280 की 280 सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो चुनावी उम्मीदवार का इंतखाब किस बुनियाद पर आपकी ऐसा बात है? कि क्योंकि आपका एटीट्यूड, वर्किंग स्टाइल जो है अलग है। जो इससे पहले प्रभारी थे उनका तरीक़ेकार अलग था। अब ग्राउंड से हैं, अब लोगों के पास जाते हैं। चुनावी उम्मीदवार का ऐलान करते वक्त किन चीज़ों का खास ख्याल रखा है? ऐसा है कि हमारी पार्टी की सोच ही ज़मीन पे जाने की है। मेरे से पहले वाले भी जाते थे, हम भी जाएंगे। 280 सीटें हैं। ये गुपकार कुछ नहीं है, ये गप्पकार हैं, गप्पे डालने वाले लोग हैं। तो इनकी गप्पे अब जम्मू कश्मीर की जनता सुनना नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है और आप देखिएगा इस चुनाव में ये गप्पकार और गुपकार और गुप्तचर गैंग मुंह की बल गिरेगा। तो क्या जिस तरह से इनको पहले मीटिंग करने से रोका गया था, अब तो खुली छूट है? हमने कब रोका? लेकिन आप चाइना से मदद मांगोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप तिरंगे का अपमान करोगे तो जम्मू कश्मीर की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये एजेंडा इनको तय करना पड़ेगा। देश के खिलाफ हथियार उठाने की बात, आप बताइए क्या ठीक है? काफ़ी सारे लोग जो मेन स्ट्रीम पार्टियों से बाहर थे वो काफ़ी टाइम जेल से हैं और काफ़ी लोग अब छूट रहे हैं। क्या ये प्रोसेस भी अब चलेगा, जो कि निर्दोष पर कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे, लेकिन दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आप किसी को फुसला के, बुलाकर, झूठ बोलकर उसको खराब करो, वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगला आपका प्रोग्राम क्या रहेगा अब जम्मू कश्मीर में? बड़ी जल्दी कल परसों से ही हमारी पूरी टीम, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, शरीफ साहब, बहुत लोग, हमारी पार्टी की एक अच्छी टीम यहाँ आके बैठेगी और हम आवाम तक जाएंगे, चर्चा करेंगे आवाम से और बातचीत करेंगे। और आवाम से बातचीत करने के बाद आवाम को तैयार करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और ये एक वोट कश्मीर के लिए वोट होगा, ये वोट जम्मू के लिए वोट होगा, ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वोट होगा। काफ़ी टाइम हुआ चुगची जब भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता टारगेट बना, क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बिल्कुल बंद कमरों में थे, अलग बैठे हुए थे और चुनाव से और इन सरगर्मियों से थोड़ी सी दूर रहे। बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। किसको दोषी ठहराएंगे जितने कार्यकर्ता मारे गए? ऐसा कि मैं उन कार्यकर्ताओं को सलूट करता हूँ जिन्होंने देश के लिए, यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जानें दी। वही मैं उन लोगों से भी विनती करूँगा कि विष घोलने का काम बंद करें। जो ये विस्परिंग देश के खिलाफ, ये गुपकर गैंग हो या जमात के लोग हों, उन्हें बंद करनी चाहिए। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें ना, वोट की लड़ाई लड़ें। जिसको जनता वोट देगी वही मुख्यमंत्री, मंत्री वही बनेगा। तो जनता आपके साथ आप बनेंगे, हमारे साथ तो हम बनेंगे। ये AK-47 की भाषा अच्छी भाषा नहीं। तो जो परिवार जिनके बच्चे वगैरह जो हैं मारे गए, बीजेपी के साथ मुंसलिक थे, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के प्रहरी थे, वो लोकतंत्र के रक्षक थे। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो क्या किया जा सकता है सर आगे कि इस तरह की कार्रवाइयाँ ना हों? और एक अच्छी बात है कि सारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ मैदान में आ गई। उस वक्त तो एक ही पार्टी थी और 370 अबॉलिश करने के बाद माहौल थोड़ा सा ख़राब था। आने दीजिए, मुकाबला होगा, आपको जल्द ही इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। महबूब मुफ्ती के तिरंगे को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद उठा
और गिरफ्तारी की भी बात हो रही है कि शायद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा है कि केवल सुर्खियां बटोरने के लिए आप देश के इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करें। तिरंगा कोई कपड़ा नहीं है, तिरंगा भारत की शान है, तिरंगा भारत का सम्मान है, तिरंगा भारत की जान है, आत्मा है। आप उसका अपमान कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं हम ही ने तिरंगा उठाया और 15 अगस्त 26 जनवरी को हम ही लहराते आए थे। क्या गलत किया आपने? ये आपका अधिकार है, आपकी ड्यूटी है, इसके लिए भी एहसान जता रहे हैं आप। लेकिन अब क्यों कह रहे हैं कि तिरंगा नहीं लगाएंगे, उठाएंगे? क्योंकि आप आम कश्मीरी के मन से खेल रहे हैं। आप आम कश्मीरी को झूठ बोलकर षड्यंत्र के तहत सड़क पर लाना चाहते हैं। तरुण जी, एक अहम पॉइंट जो गुपकार डिक्लेरेशन का है उसमें वो लगातार कहते हैं कि 370 को वापस रोल बैक किया जा सकता है। ये मुद्दा है जिसको लेकर वो वोट मांग रहे हैं या डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा है कि जेएलएम का बहुत पानी आगे जा चुका है, उन्हें अब सच बोलने पे आना पड़ेगा। उनको भी मालूम है कि 370-72 कुछ होने वाला नहीं। अब वो झूठ की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। एक आखिरी सवाल होगा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से कई पार्टियां मिली, कुछ पार्टियां नाराज़ भी थी 370 को एबॉलिश करने के बाद। लैंड प्रोटेक्शन और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरियां, क्योंकि 6 महीने हड़ताल, 6 महीने बर्फबारी, 6 महीने हालात कुछ होते हैं, 6 महीने कुछ होते हैं, तो क्या इस पे कोई विचार अभी तक हो पाया? 7 दशक उन्होंने लुटेरे गैंग को देखा। हमें कुछ वक्त दीजिए, नौकरियां भी मिलेंगी, आ भी रही हैं, इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, और रोजगार भी मिलेगा। दोनों चीज़ें होंगी। हम वचनबद्ध हैं और उसके लिए कार्यबद्ध हैं। तो क्या कितना टाइम देखेंगे? एक भाई साहब लगातार चल रही है। अभी शायद 3-4 दिन पहले 10,000 नौकरी थी, लगातार। और हमारी नौकरी में भाई भतीजावाद नहीं होगा, मेरा तेरा नहीं, जो जम्मू कश्मीर का है वो हमारा है। आपने बड़ी अहम बात करी कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या ऊपरी लेवल पर यह देखा जाएगा? क्योंकि फायर सर्विस की लिस्ट आई तो काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए, कहा कि जिस बंदे ने 10वीं पास नहीं किया था वो मेरिट में है, जो पीजी करके गया था तो उसका तो नाम ही मेरिट में नहीं है। चिंता मत करिए, जो भी गलत व्यक्ति है वो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, गुलिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से बात करने के लिए। इथे हमारे साथ तरुण चुग जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी, कौमी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जम्मू कश्मीर में न सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी को अब और ग्रूम करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा ताउन देंगे, बल्कि डीडीसी चुनाव और बाकी चीज़ें जो है इसमें पूरा इनका जो है ओपिनियन रहेगा, किस तरह से लड़ा जाएगा। देखने वाली बात होगी कि 370 को क्या गुपकार डिक्लेरेशन भूल गए, 35 से क्या अब इस पन्ने से हट गया जम्मू कश्मीर की तारीख का, जो कि गुपकार डिक्लेरेशन का मानना है। क्या लोग उन पर भरोसा करेंगे? वो मानते हैं कि 370 को रोल बैक किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इसकी याचिका इस वक्त दायर की गई है। देखने वाली बात होगी कि 370 के बाद पहली बार इलेक्शन होंगे, वो भी गांव देहात में डीडीसीज के, और यही डीडीसीज होंगे जो वहां के छोटे छोटे गांवों को तरक्की लेकर आगे चले जाएंगे। और एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि उन्हें चुनावों का ऐलान किया और पीपल्स अलायंस ने बाइकआउट के बजाय मैदान चुन लिया और बंद कमरों से निकलकर अब लोगों के पास जाएंगे। अब देखना होगा जीत किसकी होगी। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि तरुण चुग जी के जम्मू कश्मीर में आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में हौसला कितना बढ़ा होगा, क्योंकि काफ़ी नुकसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पिछले 3-4 महीने में उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पूरी टीम के साथ तजमुल इस्लाम आपसे रुखसत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।